दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कंप्यूटर की क्लासेस शुरू कर दी थी और कंप्यूटर की हमारी 6 क्लासेस हो चुकी थी। अब क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो हमें बहुत जल्दी से जल्दी कंप्यूटर को खत्म करना है, क्योंकि नेक्स्ट हमको साइंस भी स्टार्ट करना है। तो कोशिश करेंगे जो कंप्यूटर का आखिरी टॉपिक हमारा बचा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस जो है वो बचा हुआ, उसको आज कंप्लीट कर ले अपन। तो कोशिश करेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन अच्छे से देख ले। तो आज अपन पढ़ेंगे MS ऑफिस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास में अपन? MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब देखना ऑफिस क्या मतलब होता है इसका मतलब ये कि ऑफिस से रिलेटेड जो काम होते हैं, कार्यालयों से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, अब उन कार्यों को करने के लिए अपने पास क्या क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, ये MS ऑफिस के अंडर में आता है ना। तो MS ऑफिस में वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य होते हैं, मेन होते हैं, वो ये रहे। एक तो होता है MS वर्ड, एक होता है MS पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सिस, है ना। तो इस तरह से होता है। तो अपने को क्या है कि MS वर्ड पढ़ लेंगे, अपन पावर पॉइंट पढ़ लेंगे, तो यहाँ से अपन को मोटे मोटे तौर पर बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अगर वक्त बचेगा तो एक्सेल भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। तो MS ऑफिस में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? MS ऑफिस में अपन पढ़ेंगे MS वर्ड। व्हाट इज MS वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो दोस्तों जैसे आपने देखा, आप कोई भी चीज टाइप करते हो, कोई पत्र टाइप करते हो या कोई बुक पब्लिश होती है, तो जो पत्रकारिता से संबंध रखते हैं या फिर टाइपिंग वगैरह का जो भी काम हो गया, वो सारा काम किस पे होता है? MS ऑफिस पर होता है। किस पर होता है दोस्तों? MS ऑफिस यानी MS वर्ड पर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। अब आपको बता दूं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल है। यानी वर्ड प्रोसेसर क्या है? वह प्रोसेसर जिसमें टाइपिंग या पत्रकारिता, बुक पब्लिशिंग वगैरह वगैरह ऐसा काम किए जाते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल क्या है? MS वर्ड। ओके, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है MS वर्ड के बारे में। अगला पॉइंट MS वर्ड के कि यहाँ पर अपन MS वर्ड में कोई भी फाइल जो है, मतलब कोई भी चीज टाइप कर लेते हैं, उसको सेव करते हैं फाइल को, तो उसमें सेव फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो उस फाइल को अपन डॉक्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पर जो फाइल सेव होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। MS वर्ड में जो फाइल सेव होती है उसको डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो यहाँ पर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .docx एक्सटेंशन समझता है। जैसे कोई भी फाइल सेव होती है तो लास्ट में उसके जो है ना .docx इस तरह से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका एक्सटेंशन ध्यान रखना। सबका अलग अलग एक्सटेंशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो MS वर्ड में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। ये कब की बात है? ये 2007 के बाद की बात है। 2007 के बाद क्या लगता है? .docx। 2007 से अगर पहले की बात की जाए, 2007 से पहले, तो 2007 से पहले इसका एक्सटेंशन क्या था? .doc, बस यही था। और बाद में 2007 के बाद इसके पीछे x और लगने लग गया। तो इसके एक्सटेंशन को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला ध्यान रखना, ये जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखना, MS वर्ड की बात कर ली या किसी भी MS ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर ली, तो वो सारे विंडोज आधारित प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं। तो MS वर्ड जो है ये भी विंडोज आधारित है। कैसा? मतलब विंडोज को आप ऑपरेटिंग सिस्टम समझा दिया था, तो वहां पर आप विंडोज को अच्छे से समझे थे। तो MS वर्ड जो है ये एक विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर है। और जो भी विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर होते हैं वो YCWG के सिद्धांत पर काम करते हैं। किस सिद्धांत पर दोस्तों? YCWG। ये इंपॉर्टेंट है। YCWG क्या है? YCWG तो इसको समझना, YCWG क्या है इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। Y का W का मतलब है वाट, Y का मतलब है यू, वाट, यू, S का मतलब है सी, वाट यू सी, I का मतलब है इज, और इस W का मतलब है वाट, Y का मतलब है यू, और G का मतलब है गेट। तो इस पूरा एक सेंटेंस बन गया। क्या बोल रहा है ये? वाट यू सी इज वाट यू गेट। यानी आप जैसा देख रहे हो वैसा ही आप पाओगे। इसको समझना। जैसे मान लो अपनों ने कोई टाइपिंग की और कोई लेटर टाइप किया, तो आपको मॉनिटर पर, स्क्रीन पर वो टाइप किया हुआ नजर आएगा। अब आप इसको प्रिंट दोगे तो जो आपको प्रिंट आउट मिलेगी वो सेम वैसी ही होगी जैसा कि आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा था। यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा तुम देख रहे हो वैसा ही तुम पाओगे। ये विंडोज आधारित प्रोग्राम है, ये इस सिद्धांत पर काम करता है। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। YCWG कहते हैं इसको, ध्यान रखना। ओके, आगे अपन देखते हैं जो MS वर्ड होता है इसमें सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है ये देख लेते हैं, और ये करते कैसे इसको भी समझ लेते हैं। देखना दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात क्लियर करता हूँ।
जो आप कंप्यूटर कोर्स करते हो वहां पर आपको ये सारी चीजें चलाना सिखाया जाता है। MS वर्ड को कैसे चलाते हैं, पावर पॉइंट को कैसे चलाते हैं, वहां पर सब कुछ सिखाया जाता है। हम यहाँ पर इनको चलाना नहीं सीख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसको सुपरफिशियल समझ रहे हैं और अपन क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं। इसको चलाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं पहले से क्लियर बता रहा हूँ। मैं आपको MS वर्ड चलाना नहीं सिखा रहा, आपको पावर पॉइंट चलाना नहीं सिखा रहा, इनके क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो जो मैं बता रहा हूँ ये बस ये क्वेश्चंस बनते हैं, या इसके अलावा कुछ बनेंगे तो आपको PDF के थ्रू आपको दे देंगे। तो ये जो है क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं समझा रहा हूँ आपको। ये जो शॉर्टकट की बता रहा हूँ आपको, कमांड बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। चलाना आपको आता नहीं आता वो अलग मैटर है। चलाना आता हो तो भी इसके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, और चलाना नहीं भी आता हो और आपको ये चीजें याद हो तो भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं। चलाना अलग चीज है, क्वेश्चन करना अलग चीज है। ये जो पढ़ते हैं ना पावर पॉइंट, वर्ड पैड, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होती है और अपन इसको थ्योरी में समझ रहे हैं, तो थोड़ा फर्क तो आएगा ना। जैसे सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है समझना। सेव क्या होता है, हमने कोई भी काम किया वर्ड पैड पर या MS वर्ड पर, उसको अपन सेव कर रहे हैं भविष्य के लिए, तो वो सेव करना होता है। कोई भी फाइल नेम दे देंगे, उसको सेव कर देंगे। तो इसके लिए कमांड क्या यूज करते हैं, CTRL+S, Ctrl+S दबा दो तुम तो वो वैसे ही सेव हो जाएगा। तो सेव कर लिया तुमने। अब सेव एज का क्या मतलब है, सेव एज का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक फाइल बनाई, फाइल के अंदर ये जैसे फाइल बने, इसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिख दिया, इतना सारा कुछ लिख दिया और इसको सेव कर दिया, डॉक्यूमेंट के रूप में सेव हो गया। अब मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने थे, पहले वाला भी रखना है, कुछ चेंजेस भी करने हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ चीज़ें और नई ऐड कर दी, यहाँ पर ये कुछ ऐड कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, इस तरह से और ऐड कर दिया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, लेकिन इसको तो सेव करना चाहता हूँ, लेकिन जो पहले था उसको भी वैसा का वैसे ही रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो पहले वाले में चेंजेस हो जाएगा और ये एक नई फाइल बन जाएगी, सॉरी वो की वो फाइल सेव हो जाएगी। मैं इसको सेव न कर क्या कर दूंगा, सेव एज। अगर सेव एज करते हैं तो पहले वाली तो थी जो ही और एक और फाइल बन जाएगी और उसमें एक नए करेक्शन सेव हो जाएंगे। तो ये सेव एज है ना। तो सेव एज के लिए क्या यूज करते हैं शॉर्टकट की, इसके लिए F12 यूज करते हैं। ओके, सेव के लिए Ctrl+S और इसके लिए F12 यूज करते हैं। सेव और सेव एज में यही फर्क है। उम्मीद करता हूँ आपको सेव और सेव एज के फर्क समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं अपन, आगे अपने को क्या करना है। जैसे MS ऑफिस पर काम करते हैं, इसमें मेनली अपने को दो चीज समझनी होती है। एक तो होती है एडिटिंग और दूसरी होती है फॉर्मेटिंग। एडिटिंग मतलब एडिट करना वही सारा, और फॉर्मेटिंग मतलब उसका फॉर्मेट तैयार करना, प्रारूप ढांचा तैयार करना। तो पहले अपन एडिटिंग की बात करते हैं, एडिटिंग सीख लेते हैं। एडिटिंग में क्या क्या होता है, एडिट कर रहे हैं उसको, किसी भी चीज को एडिट करने में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सीखेंगे। एडिटिंग नहीं सीखेंगे बल्कि एडिटिंग के ऊपर क्वेश्चन सीखेंगे। तो देखना दोस्तों, एडिटिंग में अपने को किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। अपने को पता होना चाहिए कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है, इन चीजों का पता होना चाहिए। अब कट समझना, कट का मतलब क्या होता है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन है आपकी, कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा, चलो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी आपने बहुत कुछ टाइप कर लिया। अब यहाँ पर मान लो कोई शब्द विशेष है, यहाँ पर कोई शब्द विशेष लिखा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि ये शब्द यहाँ से मैं हटा दूँ, मेरे को ये नहीं चाहिए, यहाँ से हटाना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम, एडिटिंग में ध्यान रखना कोई भी कमांड काम नहीं करेगा, पहले उसको सेलेक्ट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, जो अपने को वहां से हटाना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। कट का मतलब वहां से हटाना, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक से कट आ जाता है, लेकिन इसके कमांड के ऊपर क्वेश्चन बनता है शॉर्टकट की क्या है इसकी, है ना। तो अपन सेलेक्ट करने के बाद क्या प्रेस करें, क्या क्लिक करें ताकि ये हट जाए यहाँ से। तो उसके लिए Ctrl+X, कट करने के लिए क्या यूज करते हैं, Ctrl+S। आपकी X कीबोर्ड में जो होता है ना, Ctrl+X दबाओगे क्या हो जाएगा, वो यहाँ से कट जाएगा। ये वाला हट गया। अब ये हट गया, यहाँ से हट गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा यहाँ से तो हटे, लेकिन किसी और जगह इसको रख दूँ। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पर रख दूँ, तो ये मेरे को यहाँ से उठा करके यहाँ रखना है, तो यहाँ से हटाना है तो क्या कर दिया, कट। अब इसको यहाँ पर नीचे रखना है, तो नीचे रखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माउस कर्सर यहाँ पर लेके आ जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो किसी को दूसरी जगह से उठाकर क्लिपबोर्ड से दूसरी जगह पर रखना, अन्य जगह पर, उसको कहते हैं पेस्ट करना। तो ये रहा पेस्ट। अब पेस्ट के लिए क्या क्या कहते हैं, आप राइट क्लिक करो, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, उसमें आप पेस्ट यूज कर लो। लेकिन आप जो है ना डायरेक्ट शॉर्टकट की क्या यूज कर सकते हो, तो इसके लिए आपको करना Ctrl+V, Ctrl+V। पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, Ctrl+V। इसके बाद देखना, ये तो हो गया कट और पेस्ट। अब कॉपी, कॉपी का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये वाली चीज है, ये जो है मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से हटाना नहीं चाहता, बल्कि इसकी जैसा बहुत सी जगह पर कॉपी करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए, ऐसा बहुत सी जगह पर कॉपी करना है। तो यहाँ से तो मैं इसको हटाना नहीं चाहता, तो इसको क्या कर दूंगा, कॉपी, और फिर यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो कॉपी, कॉपी क्या होता है, कॉपी करना उसकी। तो कॉपी के लिए क्या कमांड यूज किया जाता है, इसके लिए Ctrl Ctrl+C,
कॉपी के लिए दोस्तों अपन क्या यूज कर सकते हैं, Ctrl+C। तो आपको इनके कमांड्स याद रखने। ओके, अब देखना आपको कट पता चल गया, कॉपी पता चल गया, पेस्ट पता चल गया। अब देखते हैं अंडू। अंडू क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ ISTIYAAK, इस तरह से मैंने टाइप किया पूरा नाम। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर है ना AA हटा कर AA है, यहाँ पर मैं क्या हूँ सिर्फ AK लिखूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक तो हो सकता है यहाँ पर बैक स्पेस दबाऊँ और एक एक लेटर जो है गायब हो जाएगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमने लास्ट निर्देश कंप्यूटर को दिए थे वो वापस ले सकते हैं, इसी को कहते हैं अंडू। यानी मैं एक बार इसके लिए अंडू के लिए कंट्रोल जो यूज करेंगे CTRL Ctrl+Z यूज करेंगे, इससे अंडू हो जाता है। तो एक बार Ctrl और Z हटाऊंगा, Z दबाऊंगा तो K चला जाएगा, अगली बार दबाऊंगा तो A चला जाएगा, फिर दबाऊंगा तो ये वाला A चला जाएगा, फिर दबाऊंगा तो ये Y चला जाएगा। तो क्या आपने दिए गए निर्देशों को वापस लेना, ये होता है अंडू। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, Ctrl+Z। दूसरा होता है रीडू, जो हमने अंडू किया उसको हम वापस लाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ISTI और YAA के मेरे को ये वापस लाना, हटाना नहीं था, गलती से हट गया था, तो क्या कर सकते हैं अपन, रीडू। और रीडू के लिए क्या यूज करते हैं, CTRL+Y, Ctrl+Y। तो Ctrl+Y दबाने से वो रीडू हो जाता है। तो आपको ये पांचों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना है। क्या, कट के लिए Ctrl+X, X कट ध्यान रख लोगे। दूसरा कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ जाते हैं अपन, कुछ चीजें और समझते हैं शॉर्टकट की। एक तो होता है फाइंड और एक होता है फाइंड आउट। फाइंड और फाइंड आउट में क्या अंतर है समझना। जैसे मान लो ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपने बहुत चीजें टाइप कर ली। ओके, बहुत सारी जगहों को टाइप कर लिया। अब टाइप करने के बाद आपका सब कुछ तैयार हो गया मसाला, और आपको पता चला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी। क्या, आपको मान लो हर जगह कोई शब्द ऐसा लिख दिया, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने राम लिख दिया, हर जगह राम लिख दिया, बहुत सी जगह जहाँ पर भी राम आया। फिर आपको पता चला इस पूरे में जहाँ पे भी राम था वहाँ पर राम नहीं लिखना था, बल्कि वहाँ पर श्याम लिखना था। क्या लिखना था, श्याम। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर राम लिखा है। ओके, तो ढूंढने के लिए अपन क्या करेंगे, फाइंड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फाइंड, किसी भी लेटर को, अक्षर को ढूंढना। अब कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए अपन क्या जो है शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको दबाना है CTRL यानी Ctrl+F। जैसे ही आप Ctrl+F दबाओगे तो वो जो चीज है वहां पे आपके शो होगा बॉक्स में, पूछेगा फाइंड व्हाट, यानी आपको क्या ढूंढना है, ये पूछेगा फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है। तो आप क्या करना, वहां पर लिख देना RAM, राम। तो ये समझ जाएगा आपको क्या ढूंढना है, राम ढूंढना है। ओके, तो फाइंड व्हाट। अब जहां जहां पर राम होगा आपको दिखाई देगा, ये भाई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब देखना होता है क्या, आपको मान लो राम को बदल करके श्याम करना था, तो इसके लिए अपन कमांड क्या यूज करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। वो फाइंड तो कल पता लगाने वाला था, अपने को फाइंड और रिप्लेस करना, मतलब कोई नाम ढूंढ करके उसको हटाना है और उसकी जगह दूसरा नाम लिखना है। तो इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस जो है यूज किया जाता है। और इसको कैसे यूज करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL Ctrl+H, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। Ctrl+H दबा दो, जैसे आप Ctrl+H दबाओगे तो यहाँ पर पहले पूछेगा फाइंड व्हाट, क्या ढूंढ रहे हो आप, फाइंड व्हाट, आप क्या ढूंढ रहे हो। तो आप क्या ढूंढ रहे थे, जैसे मान लो राम ढूंढ रहे थे तो ये आपने लिख दिया, वहां पर आप राम लिखोगे। उसके बाद ये पूछेगा रिप्लेस, मतलब रिप्लेस किससे करना है, रिप्लेस पे आपको क्या, राम की जगह क्या लिखना है, तो वहां पर आप श्याम लिख देना। तो राम की जगह नीचे रिप्लेस की जगह आप श्याम लिखोगे। जैसे ओके करोगे तो हर जगह राम जो है वो सारा राम किस में बदल जाएगा, श्याम में बदल जाएगा। ओके, आ गई बात समझ में। ये हो गई एडिटिंग की कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें। हालांकि इसको समझा जाए तो बहुत ही लंबी चौड़ी बातें हैं। अभी अपन सिर्फ अपने एग्जाम से रिलेटेड कर रहे हैं। देखना क्या है, कट करना है, Ctrl+X दबाना। कॉपी की शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+C, पेस्ट की शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+V। अच्छा, अंडू की शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+Z, रीडू की पूछे तो Ctrl+Y, आपकी फाइंड की पूछे तो Ctrl+F और फाइंड एंड रिप्लेस की पूछे तो Ctrl+H करना है। ये आपकी कुछ शॉर्टकट की है। और एडिटिंग के बाद अपन नेक्स्ट चीज अपन क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग, यानी उसका फॉर्मेट या प्रारूप तैयार करना। अपन जो एडिट कर रहे हैं, कुछ भी काम किया, उसका प्रारूप ढांचा कैसा होगा, वो फॉर्मेट तैयार करना। तो इसमें अपन सबसे पहले सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, या जिसको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी कह सकते हैं अपन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसमें अपन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या सीखेंगे, देखना दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की। फॉन्ट क्या होता है, जो कुछ भी अपन टाइप कर रहे हैं तो जो अक्षर्स, लेटर्स अपने को नजर आ रहे हैं उनको अपन फॉन्ट कहते हैं। अब इन फॉन्ट के बारे में अपन क्या ध्यान रख सकते हैं कि फॉन्ट की स्टाइल कैसी कैसी हो सकती है। तो फॉन्ट की स्टाइल बोल्ड हो सकती है, इटैलिक हो सकती है, रेगुलर, बोल्ड एंड इटैलिक, इस तरह से 4 प्रकार की फॉन्ट स्टाइल अपन कितने प्रकार की देख सकते हैं, 4 प्रकार की। ओके, बोल्ड क्या होता है, जैसे मान लो एक तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आई, और इसी को अपन थोड़ा गहरा कर दें,
तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो जो गहरे अक्षर होते हैं उनको अपन बोल्ड कहते हैं। ओके, और अगर आपको किसी भी अक्षर को, शब्द को बोल्ड करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको बोल्ड करने के लिए क्या बनाना है, CTRL यानी Ctrl+B। तो Ctrl+B से आप क्या कर सकते हो, अक्षरों को, शब्दों को बोल्ड कर सकते हो। ओके, तो आपको शॉर्टकट की ध्यान रखनी है फॉन्ट स्टाइल में। दूसरे इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, जैसे एक तो ये आपको ये आई लिखा दिख रहा है, एक ऐसे भी तो आई होता है तिरछा। तो जो तिरछे शब्द होते हैं ना उनको इटैलिक कहते हैं। तिरछे शब्दों को क्या कहते हैं, इटैलिक। और आपको कोई भी शब्द तिरछा लिखना है तो उसको आप इटैलिक कर सकते हो। कैसे, इसको लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+I। तो Ctrl+I से क्या हो जाएंगे, शब्द तिरछे हो जाएंगे। तो इटैलिक, बोल्ड। बोल्ड तो चलो अपन समझ सकते हैं, शब्दों को गहरा करना, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, कोई शब्द इंपॉर्टेंट होगा उसको गहरा करेंगे। इटैलिक क्यों करते हैं, तो यही है जो इटैलिक करने का मेन उद्देश्य क्या हो सकता है कि आपको आकर्षक बनाने शब्द, या दूसरे शब्दों से कोई शब्द हट के दिखाना है। एक मकसद तो ये हो गया। दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि जैसे आपकी बायोलॉजी होती है तो उसमें आप जो है जूलॉजिकल और बोटनिकल नेम लिखते हो ना, तो उनका एक नियम होता है। जैसे द्विनामपत्ति कैरोलस लिनियस की है, तो उसका नियम है कि टाइपिंग के टाइम पे जितने भी लिखे जाएंगे ना वो इटैलिक में लिखे जाएंगे, तिरछे होने चाहिए। तो एक वजह वो भी, इस वजह से भी अपन इटैलिक में लिखते हैं। कोई भी किसी का भी जूलॉजिकल या बोटनिकल नेम लिखते हैं तो इटैलिक में लिखा जाता है, उसके लिए भी काम आता है। ओके, एक होता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है, बोल्ड इटैलिक नहीं करो और नॉर्मल रहने दो। कैसा रहने दो, नॉर्मल, यानी जैसा आपको नजर आ रहा है नॉर्मल, वो क्या है, वो रेगुलर। उसको क्या बोलेंगे अपन, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल। एक होता है बोल्ड एंड इटैलिक, यानी बोल्ड और इटैलिक दोनों एक साथ करना है, यानी आपको अक्षर को बोल्ड भी करना है और तिरछा भी करना है। तो बोल्ड और इटैलिक एक साथ करना है तो क्या कर दो, पहले तो बोल्ड कर दो और फिर इटैलिक Ctrl+B कर दो, Ctrl+I कर दो। ओके, आगे समझ में। तो ये हो गए आपके फॉन्ट स्टाइल। तो 4 तरह के फॉन्ट स्टाइल होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल को समझने के बाद अपन फॉन्ट साइज की बात करते हैं कि फॉन्ट की साइज कितनी होती है। फॉन्ट साइज का मतलब अक्षरों का साइज कितना होगा, कितने छोटे बड़े वो दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, फॉन्ट साइज कितनी होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होती है वो 11 होती है। कितनी होती है, 11। आप जैसे ही MS वर्ड ओपन करते हो तो आपको जो बाय डिफॉल्ट साइज दिखाई देती है वो 11 होती है। बहुत ही कम होती है, देख भी नहीं सकते अपन आसानी से ना, तो फिर बाद में अपन उसको बढ़ा के कर सकते हैं। तो अपन कहाँ से कहाँ तक बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, तो आप उसको 8 से 72 का ऑप्शन तो आपको स्क्रीन पर नजर आता है। 8 से 72 के बीच में चूज कर सकते हो। तो क्या 8 से 72 ही होती है, इसके अलावा और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हो, इसके अलावा बढ़ा सकते हो। 8 से 72 तो आपको उसकी स्क्रीन पर शो होती है। ओके, इसके अलावा बढ़ाते हैं, उसके अलावा बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है, तो ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्या करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट दबाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वो जो ग्रेटर देन का जो चिन्ह होता है ना वो वाला प्रेस करना है। तो इससे क्या करोगे, आप अक्षर का आकार बड़ा कर सकोगे। पहले अक्षर को सेलेक्ट करना जरूरी है, यह ध्यान रखना। आप कुछ भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो पहले सेलेक्ट करना जरूरी है। सबसे पहला काम है, जिसको आप करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो, वरना कोई की कमांड काम नहीं करेगा। तो क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला जो चिन्ह दिखा रहा है आपको ग्रेटर देन का, तो इससे अक्षर बड़े हो जाएंगे। और आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये दबाते हो और इसके साथ में आप ये वाला लेस देन का दबाते हो तो अक्षरों का आकार छोटा होता जाता है। तो आप छोटे बड़े इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो फॉन्ट साइज की बात हो गई। हाँ, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो 11 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या है इसमें, फॉन्ट नेम, यानी फॉन्ट नेम क्या क्या हो सकता है। तो वहां पर आप जैसे कोई टाइपिंग करते हो तो इस तरह से आपके फॉन्ट नेम आता है, पास में फॉन्ट साइज आती है। तो फॉन्ट नेम तो बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई नया फॉन्ट की खोज करता है वो उसमें ऐड हो जाता है। फॉन्ट नेम बहुत सारे, जैसे हिंदी के लिए कृतिदेव इस तरह से यूज किए जाते हैं ना, कृष्णा इस तरह से, कृतिदेव के बहुत सारे कृति 10, 11, 12, 50, 60, 70, 260 इस तरह से अलग अलग आ रहे हैं। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फॉन्ट है, तो इसको अपन फॉन्ट नेम कहते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं फॉन्ट नेम। ओके, हाँ, बाय डिफॉल्ट यानी जैसे अपन ओपन करते हैं कंप्यूटर को तो अपने को बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट नेम दिखाई देता है। तो बाय डिफॉल्ट अपने को कैलिबर कौन सा दिखाई देता है दोस्तों, कैलिबर। जो सबसे पहले अपन ओपन करते हैं MS वर्ड को तो कौन सा, कैलिबर इसमें चालू हो रखा होता है। उसके बाद में अपन चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम हो गया। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं चौथी बात, फॉन्ट इफेक्ट की। फॉन्ट इफेक्ट क्या होते हैं, तो देखना फॉन्ट इफेक्ट 2 तरह के होते हैं। कौन से, एक तो होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, देखना सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इनका मतलब समझाता हूं मैं। जैसे मान लो आप कोई टाइपिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो और आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको, H2SO4। तो आप H2SO4 लिखोगे तो इस तरह से दिखाई देगा, H2SO4। अब आपने क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिखना चाह रहे थे, लेकिन क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, नहीं है, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है कि जो 2 होता है वो 2 पैरों में होना चाहिए और जो 4 है वो पैरों में होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, आपको लिखना तो था ऐसा, H2SO4 इस तरीके का लिखना था, और आप कंप्यूटर में लिख कैसा पा रहे हो, ऐसा।
एक होती है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या है, जैसे आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आप जैसे लिखने की कोशिश करते हो ऐसे लिखा था A2 प्लस B2, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, आपको तो कैसा लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिखना है। तो ऐसा लिखने के लिए क्या है कि अपन फॉन्ट इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जैसे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे सब स्क्रिप्ट को आप देखते हो तो यहाँ पर ऐसे एक्स लिखा होता है और इसके पैरों में ऐसे लिखा होता है 2, यहाँ पर आप एक्स देखते हो, इसके सर पर लिखा होता है इस तरह से। तो आपको क्या करना है, जैसे H2SO4 लिखा है ना, तो आप इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका इसमें बदल जाएगा। और आपको अगर इस तरह का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है जिसमें स्क्वायर या घात के रूप में चीज़ों को लिखना है, तो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद ये वाले ऑप्शन पर या वाले बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हो। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट याद रखना भी आसान है। सुपर यानी कि ऊपर, तो ऊपर घात देनी है तो सुपर वाला, और दूसरा बचा सब यानी कि नीचे वाला। ये हो गई भैया जी आपके फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात है। आगे अपन बात करते हैं पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में अपने को जानना होता है डिजाइन्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, डिजाइन्स, पेज डिजाइन या फिर मार्जिन्स के बारे में। मार्जिन समझना, जैसे आप अपनी नोटबुक यूज करते हो तो नोटबुक में ऊपर की तरफ एक खाली जगह छोड़ी होती है, ठीक है, उसके बाद में इस साइड में खाली जगह होती है, तो नोटबुक में ऐसे 2 साइडें खाली होती है। अब क्या करते हैं अपन, कोई भी टाइपिंग करते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, तो अपने को हाशिया छोड़ना होता है, उसी को अपन कहते हैं मार्जिन्स। तो आपको इस तरह से का ये नजर आता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो आप कितना क्या छोड़ना चाह रहे हो, हाशिया मार्जिन कितना रखना चाह रहे हो, तो वो सारा मार्जिन आपको इस तरह से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो मार्जिन को। तो ये तो हो गया। अब देखो मैं ये चीज़ें नहीं बताना चाह रहा, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ मार्जिन के बारे में। जैसे मान लो मार्जिन कितने तरह का होता है, ये अपन बात करें अगर मार्जिन की, तो मार्जिन देखना, जैसे ये मान लो आपका पेज है, तो पेज के ऊपर की तरफ, इस तरफ, यहाँ पर आप जो खाली जगह छोड़ना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो जगह, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टॉप मार्जिन। क्या बोलेंगे दोस्तों, टॉप मार्जिन। इसी तरह से पेज के नीचे की तरफ जो आप खाली जगह छोड़ना चाह रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, बॉटम मार्जिन, बॉटम मार्जिन। इसी तरह से लेफ्ट में आप खाली जगह छोड़ना चाह रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट मार्जिन, LF लेफ्ट मार्जिन। इसी तरह से राइट में अगर आप खाली जगह छोड़ना चाह रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, राइट मार्जिन, राइट मार्जिन। तो मार्जिन कितने तरीके के हो गए, 5 तरीके के। कितने तरीके के, 5 तरीके के। यहाँ पर तुमने 4 ही बताए, एक और बच रहा है ना अभी, है ना, रुको। ये लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन एंड टॉप मार्जिन, ये 4 तरीके के मार्जिन तो ये हो गए। एक और मार्जिन होता है जिसको बोलते हैं गट्टर मार्जिन। क्या बोलते हैं, गट्टर मार्जिन, गट्टर मार्जिन। अब ये गट्टर मार्जिन क्या होता है समझना। जैसे देखना दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो या फिर आपके पास कोई भी टेक्स्ट वगैरह है, आप उसका प्रिंट आउट निकलाते हो, या फिर मान लो आप कभी कोचिंग नहीं गए और आपने मान लो पूरा एक चैप्टर ही छोड़ दिया, तो उसके नोट्स फोटोकॉपी कराए, तो फोटोकॉपी कराते हो तो बहुत सारे पेज होते हैं, आप क्या करते हो, उसको बाइंडिंग करा देते हो, वायर से बाइंडिंग करा देते हो या फिर स्टेपल करा देते हो। तो आप देखना जब आप उनको पढ़ते हो तो बहुत से अक्षर तो उसके पीछे ही छुपे रह जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, अक्षर कट जाते हैं ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने जो बाइंडिंग करने की जगह थी, मान लो इधर से आपका पेज, इसको यहाँ से फोटोकॉपी करनी चाहिए थी, इधर इधर बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ना चाहिए था, वो तो उसने छोड़ा ही नहीं। अब ऐसे ही आप अपनी बुक्स देखते हो तो बुक्स के अंदर इतनी थोड़ी सी जगह होती है, वो जो साइड में जगह छोड़ी जाती है, जो हाशिया छोड़ा जाता है ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, उसी को कहते हैं गटर मार्जिन। क्या कहते हैं, गटर मार्जिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये गटर मार्जिन कहाँ पर छोड़ा जाता है। तो ये ध्यान रखना, गटर मार्जिन दो जगह छोड़े जाते हैं। कितना जगह पे, 2 जगह पे। या तो छोड़ेंगे लेफ्ट में, कहाँ पर छोड़ेंगे, लेफ्ट में, या छोड़ेंगे टॉप पर, या तो लेफ्ट में या टॉप पर। देखना, आप बोलोगे सर राइट में भी तो छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो उर्दू की बात है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की बात की जाए तो वो राइट में ही छोड़ेंगे। और अपने लिए यहाँ पर प्रधानता हिंदी और इंग्लिश की है, तो अपने लेफ्ट में ही है, तो यहाँ पर अपन लेफ्ट में छोड़ेंगे, क्योंकि उर्दू जो होती है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलती है ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, तो इंग्लिश के लिए लेफ्ट में। अब देखना टॉप की क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप बहुत सी बुक को देखो, लगभग सारी बुक इस तरह से ओपन हो रही है, लेकिन बहुत सी बुक ऐसे ओपन होती है। कोई ऐसे ओपन होने वाली बुक देखी क्या, ऐसा नहीं, ऐसे है ना। तो टॉप पर, या तो आपको टॉप पर जगह छोड़नी हो अगर बुक इस तरह से ओपन हो रही है, और अगर लेफ्ट से ओपन हो रही है तो इधर जगह छोड़नी है। तो वो जो बाइंडिंग के लिए या स्टेपल करने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मार्जिन समझ में आ गया होगा। अगर आपने मार्जिन समझ लिया तो कुछ और बातें करते हैं मार्जिन के बाद। पैराग्राफ की बातें। पैराग्राफ समझना दोस्तों, आपका ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, आप टाइप कर रहे हो। अब आप देखना, आप अपने बुक वगैरह में देखते हो वो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ, वही पैराग्राफ है। अब यहाँ पर पैराग्राफ से कुछ और मतलब है। देखना, जैसे आपने एक लाइन लिखी, पूरी लिखी लाइन,
दूसरी लाइन लिखी, पूरी लिख ली, तीसरी लिखी, आधी लिखी और एंटर दबा दिया। क्या दबा दिया? एंटर। तो जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, ये चीज आपका एक पैराग्राफ कहलाएगा। कितना? एक। यानी एंटर दबाने से पहले पहले की चीजें एक पैराग्राफ होती है। मान लो आपने 2 लाइन लिखी और एक एंटर दबा दिया तो 2 लाइन का एक पैराग्राफ होगा। मान लो आपने एक ही लाइन लिखी और एंटर दबा दिया तो ये एक लाइन आपका एक पैराग्राफ कहलाएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको पैराग्राफ जो MS वर्ड में यूज हो रहे हैं उनको समझ गए होंगे। अब एक और चीज समझना, जैसे मान लो ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पर आप फटाफट टाइपिंग किए जा रहे हो। ओके, अब आप जैसे टाइपिंग करते हो, अगर आप एंटर नहीं प्रेस करते हो तो क्या होता है, अगली लाइन से शुरू हो जाता है काम, अगली लाइन से टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। मान लो आप कुछ ऐसे जगह पे पहुंचे कि आप टाइपिंग करते करते यहाँ पर अंत तक पहुंच गए, और अंत तक पहुंचने के बाद आपने कोई ऐसा शब्द टाइप किया, जैसे मान लो यहाँ पर हम चमकदार, यहाँ पर अपन चमकदार लिख रहे हैं, चमकदार, तो चमक लिखा और दार लिखने के लिए जगह नहीं बची। तो अगर अपन नोटबुक में लिख रहे होते तो ऐसे डैश लगा के चमकदार इस तरह से लिख देते, चमक डैश लगा के दार लिख देते हैं ना। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में एक शब्द जो है ना वो पूरा लिखा जाता है। तो आपने चमकदार लिखा तो पूरा का पूरा शब्द शिफ्ट होकर के नीचे आ जाएगा, चमकदार, इस तरह से चमकदार, है ना। तो पूरा का पूरा कंप्यूटर में जो टाइपिंग करते हो तो इस तरह से डैश नहीं लगता, बल्कि पूरा का पूरा शब्द शिफ्ट हो जाता है। इस पूरे शब्द शिफ्ट होने की घटना को क्या कहते हैं? इसको वर्ड रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड रैप। और ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, इसको अपने को अलग से ऑन नहीं करना पड़ता, पहले से ऑन ही रहता है ना। तो ध्यान रखना, वर्ड रैप क्या होता है, कोई भी चीज होती है उसमें डैश लगा के बीच में कोई शब्द टूटता नहीं है। अपन जो नोट हाथ से लिखते हैं उसमें अपन शब्दों को तोड़ देते हैं, कंप्यूटर अपने मन से कोई शब्द नहीं तोड़ता, उसको पूरा रखता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। थोड़ी और बातें कर लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? देखना, आपने ये मान लो कोई एक पैराग्राफ लिखा और ये आपने एंटर दबा दिया, ये आपने दूसरा पैराग्राफ लिखा। अब इन दो पैराग्राफ के बीच में, इन दो पैराग्राफ को आप किस तरह से इनका मार्जिन कैसा रखना चाहते हो, यानी इसमें कितनी जगह छोड़नी, इसमें कितनी जगह छोड़नी। एक तो होती पूरे पेज की पेज में जगह छोड़ना, मार्जिन रखना, और एक होता है सिर्फ पैराग्राफ में मार्जिन रखना। तो पैराग्राफ में जो मार्जिन रखा जाता है उसको अपन बोलते हैं इंडेंट। ओके, जैसे मान लो ये मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, ये पैराग्राफ इस तरह से हो, ये इस तरह से, है ना, यानी इधर इसकी एंडिंग हो, इधर से सेम रखे। तो जो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? इंडेंट। इंडेंट। और ये इंडेंट कितने तरीके का होता है? 2 तरीका, लेफ्ट और राइट। या तो आप लेफ्ट में रख सकते हो सब कुछ, या फिर सारा सब कुछ राइट में रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं अपन। लाइन स्पेसिंग की बातें करते हैं। लाइन स्पेसिंग क्या होता है? एक लाइन लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी, तो इनके बीच में जो जगह होती है उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और ये लाइन स्पेसिंग LS लिख रहा हूँ। लाइन स्पेसिंग जो नॉर्मली होती है बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? एक लाइन फिर दूसरी लाइन बिल्कुल आसपास है, बीच में ज़्यादा जगह नहीं है, तो उसकी लाइन स्पेसिंग 1 होती है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, इसको अगर आप एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में 1 लाइन जितनी जगह छोड़ दो तो आप इसकी लाइन स्पेसिंग कितनी बोली जाएगी? 2 बोली जाएगी। तो लाइन स्पेसिंग को अपन बढ़ा सकते हैं। लाइनों के बीच की जगह लाइन स्पेसिंग कहलाती है। आगे करते हैं अलाइनमेंट। पेज का अलाइनमेंट कैसा होता है? देखना, जैसे ये पेज है आपका, यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करते हो ABCDE, तो इधर से स्टार्ट हो रहा है ना, EF इस तरह से, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट। अब मान लो आप यहाँ से लिखना चाह रहे हो इधर से ABCDE, तो इसको बोलेंगे राइट अलाइनमेंट। ओके, तो लेफ्ट से लिखना, राइट से लिखना, तो अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। अब आगे देखना, लेफ्ट और राइट की तो बातें हो गई। अब ये यूज कहाँ पे हो रहा है? जैसे मान लो आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, हाँ आप बीमार हो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आज बुखार है, आ नहीं सकता, जुकाम है, आ नहीं सकता, कोरोना हो गया, नहीं आ सकता। तो ये जो चीज़ें होती है जहाँ पर आप जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, भाई तू चल जा, हाँ आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने जैसे टू द हेड मास्टर, इस तरह से टू द हेड मास्टर, ये सब कुछ लिखना है। तो इधर तो आपको लेफ्ट अलाइनमेंट की जरूरत होगी, यानी इधर से लिखना स्टार्ट करना है। फिर आगे मुझे बुखार है, मैं आ नहीं सकता, आई बेग टू से दैट आई एम इल सो आई कैन नॉट कम, तो वो सारा सेंटर में लिखना होता है, तो उसको बोलेंगे सेंटर अलाइनमेंट। और लास्ट में लिखोगे ना आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर्स ओबीडियंटली, तो वो इधर से लिखा जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको राइट अलाइनमेंट बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अलाइनमेंट समझ में आ रहा है, कौन सा? लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो ये अलाइनमेंट होता है कि आप किधर से लिखना चाह रहे हो। ओके, अब इनके लिए शॉर्टकट की होती है, इनके लिए कमांड्स क्या होते हैं, तो वो शॉर्टकट की के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देखना,
अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, यानी इस साइड से लिखना शुरू करना है, तो क्या करना है, कंट्रोल प्लस एल, एल फॉर लेफ्ट, ये किसके लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करना है ना। अगर आपको राइट से चाहिए अलाइनमेंट, जैसे कि लास्ट वाले में यहाँ पर दिखाया था, तो यहाँ से अगर आपको राइट से चाहिए, ये बंद कर दिया काम करना, राइट से चाहिए तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस आर, तो एल के लिए लेफ्ट और आर के लिए राइट। अगर जैसे बीच में जो लिखा ना ये वाला हिस्सा, ये भाई तेरा कलर, हाँ ये वाला हिस्सा, अगर आप ऐसा बीच में लिखना चाह रहे हो तो इसके लिए सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल CTRL प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई से कौन सा अलाइनमेंट आता है, सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट। ओके, अब देखना ये तो सब कुछ हो गया। अब कभी कभी आप ऐसे पैराग्राफ लिखते हो ना, या ऐसी कोई चीज लिख रहे हो जिसमें आपको सब कुछ एक जैसा चाहिए, सब कुछ एक जैसा, सब कुछ जस्टिफाई, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। ये काम क्यों नहीं करता लास्ट में, जस्टिफाई, जस्टिफाई है ना, तो सब कुछ जस्टिफाई करना। तो उसके लिए अपन कौन सा कमांड देंगे सब कुछ जस्टिफाई करने के लिए, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई के लिए क्या यूज करेंगे, जे, जे फॉर जस्टिफाई। तो ध्यान रखना, अब ये काम, ये जस्टिफाई लिखा हुआ है, लास्ट में काम करना बंद कर रहा है, ये मेरा खराब हो गया, कोई बात नहीं, तकनीकी समस्या, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अलाइनमेंट, अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए तो कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट चाहिए तो कंट्रोल प्लस आर दबाना है, अगर आपको सेंटर में चाहिए तो कंट्रोल प्लस ई सेलेक्ट करना है पहले उस इलाके को, और कंट्रोल प्लस ई दबा देना है, और आपको सब कुछ एक जैसा चाहिए, जस्टिफाई चाहिए तो कंट्रोल प्लस जे दबा देना, आपका काम हो जाएगा। अलाइनमेंट समझने के बाद, अलाइनमेंट के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन को समझने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपन जानते हैं हेड एंड फुटर, ये क्या होता है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। जैसे मान लो ये पेज है, इस पेज के ऊपर देखना दोस्तों, यहाँ पर मैं शीर्षक लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, शीर्षक, जो मैं हर पेज पर चाहता हूँ, तो उसी को अपन कहेंगे हेड, जो शीर्षक होगा उसको क्या कहेंगे, हेड। और नीचे जो लिखा जाएगा लास्ट में सब कुछ खत्म होने के बाद, उसको अपन क्या कहेंगे, फुटर। तो ये हो गया फुटर। अब फुटर के रूप में अपन क्या क्या लिख सकते हैं, तो फुटर के रूप में या तो हो सकता है डेट लिख दो, या हो सकता है तुम पेज नंबर लिख दो, या और कुछ, जैसे मान लो अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना चाहता है कोई अपना नाम लिखना चाहता है, कुछ भी लिखना चाहता है, तो वो जो नीचे की लिखी गई चीज़ें जो थोड़ा सा अलग दिखेगी, आकार आकृति में भी अलग होगी, उनको अपन फुटर कहेंगे, और जो शीर्षक होगा उसको अपन हेड कहेंगे। तो ये हेड और फुटर होते हैं, इनकी जानकारी हमने हासिल कर ली। आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद अपन कुछ टूल्स की बातें कर लेते हैं कि अपने को यहाँ पर कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं MS वर्ड के अंदर। ये टूल से क्या क्या क्वेश्चन, जैसे एक होता है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, कंप्लीट करना अपने आप शब्दों को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर टाइप किया COMP, इतना टाइप किया, जैसे COMP टाइप किया अपने आप पूरा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, पूरा शब्द बन गया। तो शुरुआती 4 अक्षरों को टाइप करने के बाद पूरा शब्द बन जाए तो उसको कहते हैं ऑटो टेक्स्ट, अपने आप लिखा गया। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि आपको शुरुआती मिनिमम कितने अक्षर चाहिए, तो मिनिमम आपको 4 चाहिए। कितने, शुरुआती 4 अक्षरों के बाद आपका ऑटो टेक्स्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, आपका टेक्स्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या होता है, ये ऑटो करेक्ट से तो आप भली भांति परिचित हो, आप व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो, मैसेजिंग करते हो, तो ऑटो करेक्ट ने बहुत बार आपके साथ कुठाराघात किया होगा। आप लिखना कुछ चाह रहे हो, लिख कुछ और देके भेज देता है ना, मेरे साथ बहुत बार हो रखा है ना। अब देखना ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट का मतलब क्या है, अपने आप चीजों को करेक्ट करना है, स्पेलिंग को अपने आप करेक्ट करना। जैसे मैं लिखना चाह रहा था द, और द की जगह मैंने TEH इस तरह से लिख दिया, तो जैसे ही स्पेस दूंगा, स्पेस देते ही वो द कंप्लीट होकर के इस तरह से हो जाता है। अब मोबाइल वगैरह की बात कर रहा हूँ उसमें, है ना, तो जैसे उसमें कंप्लीट हो जाता है ऑटो करेक्ट, ऐसा कंप्यूटर में भी होता है। तो उसमें भी क्या होता है, स्पेलिंग अपने आप करेक्ट हो जाती है, इसको अपन ऑटो करेक्ट कहते हैं। ओके, ऑटो करेक्ट ये टूल हो गया। और देखते हैं अपन स्पेल चेक। स्पेल मतलब स्पेलिंग चेक करना। ये जो MS वर्ड होता है ये हमारी लिखी हुई हर बात की स्पेलिंग चेक करता है, किसकी, हम जो भी लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा रामलाल श्यामलाल, इस तरह से, तो ये क्या करता है, चेक करता है कि इसके अंदर जो डिक्शनरी यूज की जाती है वो US अमेरिकन डिक्शनरी होती है, और हमारे द्वारा लिखे गए उन शब्दों को या उस वर्ड को ये उस डिक्शनरी से मैच करता है। अगर डिक्शनरी से मैच नहीं होते तो ये दिखाता है गलत है, और इसके नीचे इस तरह से रेड लाइन आती है। क्या आती है, स्पेलिंग गलत होने के कारण रेड लाइन आती है। ओके, जैसे मैं कंप्यूटर लिखना चाह रहा था
और कंप्यूटर में मैंने TER की जगह TR लिख दिया तो उसके नीचे इस तरह से रेड लाइन आ जाएगी। ऐसा तो आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो रेड लाइन क्यों? स्पेल चेक के लिए कि आपकी स्पेलिंग को चेक करो, ये इसके अंदर नहीं है। जैसे अपन किसी का नाम लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा नाम उस डिक्शनरी में थोड़ी होगा, तो उसके नीचे अक्सर आ जाता है। लेकिन आप जैसे कोई इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो और आपने सब कुछ सही से लिख रखा है तो उसके अंदर नीचे इस तरह से लाइन नहीं आएगी, और अगर आपकी कोई गलती होगी तो उसमें लाइन आएगी। तो आप चेक करने के लिए सुविधा हो जाएगी भाई क्या आप गलत लिख रहे हो, क्या आप सही लिख रहे हो। ओके, तो आप देखना इसके बाद अपने पास ऑप्शन मिल जाता है। क्या आपने जैसे स्पेल चेक किया, मैंने लिखा यहाँ पर जैसे मान लो इस्तियाक, मेरा नाम लिख दिया। अब लिखने के बाद ये नाम गलत था, गलत तो नहीं था, हालांकि उस डिक्शनरी में नहीं था, तो इसके नीचे इस तरह से रेड लाइन आ जाएगी। अब रेड लाइन आ गया तो अपन उसको, अपने पास क्या क्या ऑप्शन बनते हैं? अपने पास ऑप्शन बनते हैं कि अपन इसको चेंज कर सकते हैं। पहली चीज तो ये रेड दिखा रहा है मतलब इसके अकॉर्डिंग गलत है, तो हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, सिर्फ एक ही आता हो, ये हो सकता है। तो अपन उसको करेक्ट करके देखते हैं भाई स्पेलिंग गलत तो नहीं, इसको चेक करेंगे। तो इसको चेंज कर सकते हैं, डबल ए हटाकर एक ऐड कर देंगे, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। अरे होगा, आपने क्या लेना है, वैसे भी प्रिंटिंग में थोड़ी सामने आएगा, सेव करने के बाद थोड़ी रहेगी ऐसी लाइन, तो इग्नोर कर दो। तीसरा अपन क्या कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी, यानी इसको डिक्शनरी में ऐड कर दो। तो ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो उस डिक्शनरी में ये शब्द ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद फिर अगली बार जब आप लिखोगे तो उसके नीचे रेड लाइन नहीं आएगी। तो देखना स्पेलिंग संबंधित त्रुटियों के लिए इसमें रेड लाइन आती है, लेकिन आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो उसमें ग्रामर की जो त्रुटि होती है या व्याकरण संबंधित त्रुटियां, उसके लिए नीचे ग्रीन लाइन आती है। चलो हरे कलर से इस तरह से हरी लाइनें आती है, ध्यान रखना। तो लाल लाइनें किसके लिए आती है, स्पेलिंग के गलतियों के लिए। इसके बाद देखना अपन एक और चीज देखते हैं, मेल मर्ज क्या होता है दोस्तों, इसको समझना। जैसे मान लो मैं इस तरह से, मान लो कोई इनविटेशन कार्ड है, मान लो इनविटेशन कार्ड है, आपको किसी को इनवाइट करना है। अब आपने इस तरह से पूरे कार्ड का खाका तैयार कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो खांचा दिया है ये तो नाम का खांचा है। अब आपको मान लो 50 जनों को ये कार्ड देना है, क्योंकि 50 से ज़्यादा की कोरोना में अनुमति नहीं है ना, ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 50 जनों को कार्ड देना है, तो सब कुछ सेम रखना है, लेकिन यहाँ पर नाम सबका चेंज करना है। तो आप ये ऑप्शन हो सकता है, आप हर एक के अंदर फिर से टाइपिंग करो, अपना नाम रखो। ये तो लंबी चौड़ी प्रोसेस होगी, तो आप कितनों का नाम इसके अंदर सेट करोगे। अब दूसरा क्या हो सकता है, आप प्रिंट निकाल रहे हो, प्रिंट निकालने से पहले आपको ये करना है, तो इसके लिए आप मेल मर्ज को, इस टूल को यूज में ले सकते हो। इस टूल के अंदर आपको 2 फाइल का काम में लेना होता है। कितनी? 2 फाइल। इन 2 फाइल को कैसे काम में लेना है, जैसे एक तो होगी आपकी मेन फाइल, यानी आपने जो इन्विटेशन का जो खाका तैयार किया, एक तो मेन खाका होगा, उसको तो अपन मेन फाइल बोलेंगे। दूसरी जो फाइल होगी इसमें डेटा होगा। इस डेटा में क्या होगा, जैसे आपको जिन 50 जनों को बुलाना है उन 50 जनों का नाम होगा। तो अपन ये 2 फाइल कंप्लीट कर लेंगे, तो हर खाके में फिर क्या होता रहेगा, फिर हर बार खाका यही रहेगा, पहला नाम चढ़ेगा प्रिंट हो जाएगा, खाका यही रहेगा, दूसरा नाम चढ़ेगा प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से तुम 50 प्रिंट निकालोगे तो 50 प्रिंट में नीचे का मैटर सेम रहेगा और 50 के नाम अलग आ जाएंगे। तो ये टूल बहुत ही लाभदायक है, वक्त को बचाने में सहायक है। दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया MS वर्ड। MS वर्ड जो है, ये MS वर्ड एग्जाम की दृष्टि से सुपरफिशियल हम कितना कर सकते थे कर लिया। इसकी डिटेल नोट्स PDF ये जो है आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर मिल जाए, इंस्टाग्राम नहीं टेलीग्राम के पेज पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो वहाँ पर आप जाके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर ये सारे इसके जो भी डिटेल्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, मैं वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ। ये पहली चीज़ हमने सीखी MS वर्ड। दूसरा हमारे लिए बनता है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट क्या होता है, इसको भी अपन समझ लेते हैं। पावर पॉइंट देखना दोस्तों, पावर पॉइंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया लेके इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। पावर पॉइंट MS माइक्रोसॉफ्ट का ये भी एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, और इसका यूज किस में होता है, इसका यूज प्रस्तुतिकरण में होता है, प्रेजेंटेशन में। मान लो 50 लोगों की मीटिंग है और आपको खड़े होकर के उन 50 लोगों को अपनी बात समझानी है, तो आप अपनी बातों को प्रभावी तरीके से समझाने के लिए पावर पॉइंट को यूज में ले सकते हो। तो हमारी बातों को प्रभावी तरीके से समझाने के काम आता है पावर पॉइंट। ये प्रस्तुतिकरण के काम आता है। किसके काम में आता है? प्रस्तुतिकरण के। अब यहाँ पर देखना, पावर पॉइंट में महत्वपूर्ण शब्दावली इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। पूरा पावर पॉइंट समझने में तो बहुत देर लग जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें जो शब्द यूज है, स्लाइड क्या होती है। जैसे अपन टाइपिंग कर रहे थे उसमें MS वर्ड में, तो वहां पर तो अपने सामने पेज आ रहा था, यहाँ पर पेज नहीं होता, यहाँ पर स्लाइड होती है। क्या होती है? स्लाइड। तो यहाँ पर जो आपको खाका नजर आता है, इस तरह से पावर पॉइंट चलाते हैं, ये आपको एक एक स्लाइड नजर आती है। ये दिखाई दे रही, ये वाली, ये एक स्लाइड है आपकी। इस स्लाइड में आपको ये मिलता है मेन, इसको बोलते हैं टाइटल। यहाँ पर क्या है? मेन जो होती है चीज टाइटल। यहाँ पर आप टाइटल टाइप कर दो जो आपको बताना है।
उसके बाद में इसके नीचे छोटे अक्षरों में जो होता है वो सब टाइटल। तो एक स्लाइड के अंदर टाइटल और सब टाइटल के अपने को लिखना होता है। ये आपको पावर पॉइंट का जो है खाका नजर आ रहा है, इस तरीके से होता है। तो ये जो स्लाइड है ना, ये वाली पूरी स्लाइड, ये स्लाइड आपको छोटे रूप में यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद किसी दूसरी स्लाइड होगी, इसके नीचे दिखाई देगी तीसरी स्लाइड। आप चाहो तो इस स्लाइड से इस स्लाइड पर जंप कर सकते हो, जिस पर क्लिक करोगे वो स्लाइड इस जगह पर ओपन हो जाएगी। ओके, हाँ, अब देखना MS पावर पॉइंट के ऊपर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। अपने को पावर पॉइंट सीखना नहीं है, पावर पॉइंट के क्वेश्चन सीखने। तो स्लाइड आप समझ गए कि यहाँ पर अलग अलग स्लाइड बना सकते हैं अपन, जो पेज होंगे उसी को अपन स्लाइड बोलेंगे। हाँ, फाइल ऑफ पावर पॉइंट, जो पावर पॉइंट की फाइल होती है इसको अपन प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन, है ना। जैसे उसमें अपन उसको डॉक्यूमेंट बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन। अब आगे देखना, नई स्लाइड के लिए मतलब आप जिस पर काम कर रहे थे, ये एक स्लाइड पूरी हो गई, अब आपको नई स्लाइड चाहिए। तो नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ये इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बबलू बना लो पास में, इंपोर्टेंट है। नई स्लाइड के लिए आपको Ctrl+CTRL+M प्रेस करना होगा। तो जैसे आप Ctrl+M दबाओगे, एक नई स्लाइड आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओके, खाली स्लाइड आएगी बिल्कुल। तो ये नई स्लाइड आ गई। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि नई फाइल के लिए क्या करते हैं। तो ये नई फाइल के लिए सब में यूज होने वाला है, कॉमन है, ये कॉमन है। और इसके लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+N। तो Ctrl+N आप प्रेस करोगे तो आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी। और ये बहुत बार आया हो क्वेश्चन नई फाइल का, तो इसी को रट लेते हैं कि Ctrl+N से नई फाइल होती है। और अगले ने घुमा के क्वेश्चन दे दिया कि नई स्लाइड के लिए क्या प्रेस करते हैं, तो बहुत से ये चिपका के आ जाते हैं Ctrl+N और उनकी फाइल वहीं सलट जाती है। ध्यान रखना, नई फाइल के लिए तो Ctrl+N दबाते हैं, लेकिन नई स्लाइड के लिए Ctrl+M। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए Ctrl+M याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। अब देखना आगे, इसके बाद देखते हैं अपन कुछ और बातें। पावर पॉइंट व्यू, यानी पावर पॉइंट में कैसे कैसे नजर आता है, व्यू कौन कौन से होते हैं, वो व्यू के ऊपर बात करें तो इसमें 4 तरह के व्यू होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल व्यू, एक होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, एक होता है नोट पेज व्यू और एक होता है स्लाइड शो व्यू। देखना दोस्तों किस तरह के व्यू है। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में क्या होता है? नॉर्मल व्यू में आपको नॉर्मली नजर आता है, जैसे आप एडिटिंग कर रहे हो, एडिटिंग के टाइम पे आपको जो नजर आ रहा है वो आपका नॉर्मल व्यू। जैसे इस तरीके का देखना, ये कब नजर आता है? एट द टाइम ऑफ एडिटिंग, एट द टाइम ऑफ, हिंदी में लिखते हैं ना, एडिटिंग के समय, एडिटिंग के समय, एडिटिंग के समय, एडिटिंग के समय जो आपको नजर आता है वो नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू में क्या है? जो स्लाइड होगी छोटे रूप में इधर साइड में नजर आएगी खोपचे में, और इधर मेन स्क्रीन पर क्या आपको पूरी स्लाइड नजर आएगी जिस पर आप क्लिक रखोगे, है ना। तो ये क्या है? एक नॉर्मल व्यू है जो आपको नजर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एडिटिंग के समय या पावर पॉइंट पर काम करते समय आपको कौन सा व्यू नजर आ रहा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये व्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करके व्यू चेंज कर सकते हो। तो काम करते समय आपको कौन सा व्यू नजर आता है, तो आपको बताना है नॉर्मल व्यू नजर आता है। कौन सा व्यू? नॉर्मल व्यू। इसके बाद देखते हैं, जैसे मैंने 4 तरह के व्यू बताए, तो अगला व्यू कौन सा है? अगला व्यू जो होता है उसको स्लाइड सॉर्टर व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लाइड सॉर्टर। इसका मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो? सारी स्लाइड एक साथ देख सकते हो। ये रही सारी स्लाइड एक साथ। तो ये देखो, ये व्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर नजर आ रहा है। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारे व्यू नजर आ रहे हैं। इसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें आप सारी स्लाइड एक साथ देख सकते हो। तो सारी स्लाइड एक साथ नजर आ रही है। अब ये काम क्या आता है? इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या काम आता है ज्यादा अच्छे से। तो इसमें आप स्लाइड का क्रम चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्लाइड का क्रम बदलना। तो ये स्लाइड के क्रम को बदलने के काम आता है। जैसे मान लो 3 नंबर की स्लाइड है ये वाली, मेरे को इसको 6 नंबर पर रखना है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, पकड़ के यहाँ पर ले जाऊंगा, तो ये ऊपर खिसक जाएगी और ये वाली इसकी जगह आएगी। यानी स्लाइड का क्रम बदल सकते हैं। इसको यहाँ ले जाना है तो क्लिक करके यहाँ लेके आ जाओ, तो ये वाली स्लाइड इधर खिसक जाएगी। फिर इसको यहाँ लेके जाना है तो यहाँ लेके आ जाओ, या डायरेक्ट इसको यहाँ लाना जाना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर ले आओ, तो ये खिसक के यहाँ पर आ जाएगी। तो ये स्लाइड का क्या हो जाता है? क्रम चेंज हो जाता है। तो स्लाइड का क्रम चेंज करने का काम आता है कौन सा? स्लाइड सॉर्टर व्यू। अच्छा देखना, इसके अलावा ये नहीं कि आप नॉर्मल व्यू में क्रम चेंज नहीं कर सकते, नॉर्मल व्यू में भी क्रम चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा नॉर्मल व्यू। इस नॉर्मल व्यू में देखना, नॉर्मल व्यू में देखना, जैसे इस तरह से अगली स्लाइड आएगी, फिर अगली स्लाइड। तो आपको चाहिए कि ये 2 नंबर की 3 नंबर की स्लाइड है, आप चाह रहे हो 3 नंबर की पहले नंबर पे आ जाए, तो आप 3 नंबर पे भी क्लिक करो, इसको पकड़ के यहाँ पर इसके ऊपर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर की पहले नंबर की पे आ जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जो पहले नंबर की होगी वो दूसरे पर चली जाएगी और दूसरे वाली तीसरे पर आ जाएगी। ये पावर पॉइंट के अंदर होता है। नॉर्मल व्यू में भी अपन क्रम चेंज कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी चेंज कर सकते हैं। और तीसरा अपना व्यू कौन सा था? नोट पेज व्यू। इसमें क्या होता है? ये व्यू जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके काम में आता है। इस व्यू में आपको स्लाइड तो इस तरह से ऊपर नजर आ रही है, तो ये स्लाइड नजर आ रही है। इसके नीचे कुछ खाली हिस्सा नजर आता है जो प्रेजेंटेशन दे रहा है
उसके काम आता है। यहाँ पर वो कुछ भी लिख सकता है, उसके लिखने के काम आ रहा है, मतलब अपनी बातों को समझाने के दौरान अपनी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए नीचे उसको खाली जगह मिलती है ताकि वो कुछ लिख सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेज नोट व्यू समझ आया होगा। पेज नोट व्यू के बाद अगला जो होता है, लास्ट वाला एक और देख लेते हैं साथ के साथ। देखना अगला व्यू कौन सा है, अगला व्यू है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू क्या होता है, इसमें आपको फुल स्क्रीन पर स्लाइड नजर आती है, जैसे पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर आपको इस तरीके से ये स्लाइड नजर आएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ स्लाइड नजर आती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे आप प्रेजेंटेशन दोगे उस टाइम पे आपको कैसा नजर आ रहा होगा, तो वो वाला अपन इस पे देख सकते हैं। अब देखना स्लाइड शो व्यू जो होता है ये फुल स्क्रीन व्यू है। क्या है ये, फुल स्क्रीन। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा व्यू फुल स्क्रीन व्यू है, तो आपको बताना है स्लाइड शो व्यू कैसा है, फुल स्क्रीन। इसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज की जाती है ये बताना है आपको। स्लाइड शो व्यू के लिए शॉर्टकट की F5 दबाते हैं। क्या दबाते हैं, F5। जैसे आप पावर पॉइंट पे काम करो, किसी भी स्लाइड पर क्लिक करो, F5 दबा दो तो पूरी स्क्रीन पर वही फाइल आ जाएगी, सॉरी वही स्लाइड आ जाएगी। अब देखना F5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, इधर आप गच्छा खा सकते हो। कैसे, अगर आप पावर पॉइंट चला रहे हो, क्या चला रहे हो, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट चलाते हुए आप F5 किसी स्लाइड को चला करके F5 दबा दो तो पूरी स्क्रीन पर स्लाइड आ जाती है। लेकिन आप पावर पॉइंट नहीं चला रहे हो, आप डेस्कटॉप पर हो और आपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर दिया और रिफ्रेश करने के बाद आप F5 दबा दो तो